हाँ बच्चों, आप अब मुझे तो अच्छे से जान गए होंगे क्योंकि 2 लेसन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप मुझे अच्छे से जानने लगे होंगे कि मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। तो ये मुझे अब बताना नहीं है आपको। अब क्योंकि हम 2 लेसन पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा लेसन, हिमालय की बेटियाँ। हिमालय की बेटियाँ मतलब ऐसे नहीं कि हिमालय की कोई लड़कियाँ हैं तो उनके लिए बोला गया है, ऐसा नहीं है। जो इसके लेखक है विचेंद्री पाल, वो आपको बताना चाहते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय की बेटियाँ कौन है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। और हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सारी कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। और जो हिमालय से जब ये निकलती हैं तो पूरे वेग से होती हैं। आपने कभी बच्चों साइकिल ऊंचाई से नीचे की तरफ लेके आए हो? जब आप ऊपर से नीचे की तरफ साइकिल लेके आते हो ढलान पे, तो वो बहुत स्पीड में होती है और आपको ज़्यादा उसमें कुछ करना भी नहीं पड़ता और एकदम स्पीड से नीचे आती है, यानी पूरे उसमें आती है वेग के साथ। सेम वही इसमें उनका बताया गया, उस चीज़ को बचपन से जोड़ा गया है कि जब वो हिमालय से निकलती हैं तो पूरे वेग के साथ निकलती हैं, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। तो जो उनका वेग होता है ना, वो पूरे तेज के साथ होता है, इसलिए वो वाला जो टाइम है उनका बचपन से जोड़ा गया है। बाद में जब वो नीचे आ जाती हैं प्लेन जगहों पे, तो प्लेन पे, और वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आती है रास्ते में से, जो भी उनके आगे पड़ता है, छोटे छोटे पेड़ हैं या सिल्ट है, मिट्टी है, जो कुछ भी उनको बीच में मिलता है, और जो चट्टानों से बार बार टकराती हैं, तो वो चट्टानें भी क्या होती हैं? टूटती हैं। टूटने का मतलब नहीं है टुकड़े हो जाते हैं, वो भी घिस घिस के उनके साथ, उनकी भी मिट्टी आती है बहकर उनके साथ। अब जब वो नीचे आ जाती है मैदानी इलाके में, तो क्या होता है कि वो उनका फ्लो है वो कम हो जाता है, उनका वेग थोड़ा सा उसकी अपेक्षा कम हो जाता है और वो धीमी गति से बहती हैं समतल जगह पर आकर। तो उस वाले जो वो टाइम है उसको उनके बुढ़ापे से, मतलब अब वो जो बचपन था उससे बड़ी हो गई हैं, तो ये इसमें इन्होंने उनके पूरे उसका वर्णन किया है, जो अब हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। आओ बच्चों, अब इसको समझते हैं, पाठ के थ्रू समझते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि अब इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आओ अब हम पढ़ते हैं उसको। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। यानी लेखक बताना चाह रहा है कि मैं जब दूर से उन नदियों को देखता था तो जब बिल्कुल शांत, अपने में खोई हुई सी मुझे लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत यानी जो अच्छी महिलाएं होती हैं, संस्कारी महिलाएं, और अपने जिनको हम आदर करना चाहते हैं, आदर करते हैं, भाई आदर अच्छी और संस्कारी महिलाओं का करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जो लेखक था उसको नदियाँ लगा करती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे, आदर और श्रद्धा के भाव थे, क्योंकि हम जो भी स्त्री संस्कारी या अच्छी होती है उसका हम क्या करते हैं? आदर करते हैं अपने दिल से, श्रद्धा से हमारा अपने आप सर झुक जाता है। बिल्कुल ऐसे ही लेखक का नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा भाव था। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। जैसे माँ की गोद में कोई भी हमको जैसे तकलीफ होती है, हम परेशान होते हैं, हमको अच्छा लगता है किसकी गोद में जाने से? माँ या मौसी की गोद में सर रख के लेटना या बैठना अच्छा लगता है। बिल्कुल उससे ही जो उनकी धारा है, नदियों की धारा, उसी से तुलना लेखक ने की है उस चीज़ की, कि उसको भी धारा में जब वो डुबकियाँ लगाता था तो उसको ऐसा ही प्रतीत होता था जैसे वो माँ या मौसी की गोद में बैठा हुआ है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने आए। हिमालय का कंधे से मतलब है हिमालय की यात्रा पर जब वो गए। अब क्या लेखक किसकी यात्रा पर? हिमालय की यात्रा पर गए तो उनके सामने नदियों का कुछ और ही रूप आया, यानी कुछ अलग देखने को मिला। वो वर्णन यहाँ कर रहे हैं, देखो वो। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना,
यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, मतलब देखो दुबली पतली, जब ये वहाँ से निकलती है ना हिमालय से, तो एक मतलब इनकी धारा की एक लिमिट होती है, इतनी चौड़ी नहीं होती जितनी विशाल हमको ये समतल मैदानों में देखने को मिलती है ना। कहते हैं कितनी लंबी नदी है, देख के बोलते हैं ना आप लोग। लेकिन जब ये हिमालय से निकल रही होती है ना, तो एक छोटा दायरा होता है इनका और बहुत वेग के साथ वहाँ से ये गिरती हैं। तो उसने जब लेखक ने वहाँ देखा कि ये इतनी दुबली पुतली धारा, और ये तो जब समतल जगहों पर जाती है तो एक क्या ले लेती है, बहुत बड़ा रूप ले लेती है, यानी बड़े, क्योंकि वहाँ इतनी जगह नहीं होती इनको फैलने के लिए पानी को, तो एक मतलब पर्टिकुलर जगह से ही वो गिरती हैं। लेकिन जब वो समतल जगह पे आ जाती है तो क्या मिलता है उनको, लंबा स्पेस मिलता है, जगह मिलती है, तो वो अपना एक विशाल रूप वहाँ पर ले लेती है। आपने देखा होगा, आपको जगह इतनी सी मिलती है तो आप उस दब के बैठते हो वहाँ पर उतनी जगह में, लेकिन ये वाला खिसक जाता है ना बगल वाला, तो आप फैल जाते हो, यानी ज़्यादा फैल के बैठते हो। सेम वही चीज़ है बच्चों यहाँ नदियों के साथ भी, वहाँ उनको जगह थोड़ी मिलती है तो वो थोड़ी जगह इसमें से आते हैं, और जब नीचे आते हैं तो उनको जगह ज़्यादा मिलती है और वो अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं। देखो ये हिमालय का बच्चों आपको इसके थ्रू बताया है, हिमालय इसकी जो ये है ना जगह, यहीं से गंगा और ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ ये बहती हैं। ये देखो ये बह रही है बच्चों, ये नीचे फिर इधर पूरा जो हमारा नॉर्थ और ईस्ट वाला हिस्सा है ना, फिर नीचे तक पूरे हिस्से में एक बहुत बड़ा विशाल मैदान बनाती है। और इन एशिया ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा समतल मैदान अपने भारत में यही नदियों द्वारा बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा समतल मैदान है बच्चों ये ध्यान रखना आप, बात बहुत काम की चीज़ है ये। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी ये भावभंगी, उनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है, मैदान में जाकर। क्योंकि जब वो ऊंचाई से गिरती है ना तो एक आवाज़ होती है बहुत तेज़। आप कभी भी आपको गए हो या कभी मौका मिले तो देखना, जब झरना ऊपर से गिरता है तो क्या सफ़ेद सफ़ेद झाग बनते हैं और वहाँ पर एक अजीब आवाज़ आती है, बहुत अलग सी आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ को क्या बताया उनका लेखक ने, हंसना बताया कि वो खिलखिलाकर जब वहाँ से आती गिरती हैं तब तो वो बहुत खुश होती हैं, खिलखिलाकर हंस रही होती हैं। लेकिन जब वो मैदानों में आती हैं तो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल शांत भाव से बहना शुरू कर देती है। आपने देखा है कि लड़कियां होती हैं जब छोटी होती हैं चंचल होती हैं, खूब खेलती हैं, कोई वो उन पे नहीं होता, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती हैं तो सिंसियरिटी आ जाती है, वो चीज़ों को समझ दे, गंभीर हो जाती हैं। ऐसे ही तुलना उन्होंने नदी की तुलना लड़कियों से की है कि किस तरह से हो जाती हैं। बचपन वो अब जब मैदान में आती हैं तो वो लड़की बन जाती हैं, यानी बड़ी हो जाती हैं, और मैं देखता हूँ कि उनका मतलब जो स्वभाव है वो गंभीर हो जाता है और वो एक विशाल रूप धारण कर लेती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी कवि कह रहा है कि मैं कोई लड़की को देखकर या कली को देखकर भी इतना आश्चर्यचकित नहीं होता, विस्मय मतलब आश्चर्य नहीं होता, और इतना कौतूहल यानी मेरे अंदर इतनी जिज्ञासा नहीं जागती है उनको जानने की, जितनी मुझे इन नदियों की ये बाल लीला देखकर इनके बारे में जानने की इच्छा जागृत होती है, उतनी उनको देखकर नहीं होती है। यानी उनके बारे में मुझे इतना जानने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, पर लेकिन जब मैं इन नदियों को इस तरह से निकलते हुए हिमालय से देखता हूँ तो इनके इस रूप को जानने की मेरे अंदर ज़्यादा ही जिज्ञासा है, यानी ज़्यादा इच्छा होती है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। मतलब लेखक कह रहा है कि मतलब इनको क्या इतनी जिज्ञासा है, ये क्यों परेशान है, बेचैन मतलब हैरान है, क्यों परेशान है कि ये अपने पिता की छाया से भी भागी हुई
चली जा रही हैं। मतलब ये हिमालय को क्या बताया उन्होंने, पिता बताया है। और वहाँ पर ये इतनी चंचल, इतनी मस्त हैं, उसके बाद भी ये इस चंचलता, इतने अच्छे उस छाया को, पिता की छाया को छोड़कर इनमें ऐसी क्या बेचैनी है, ऐसी क्या इनको और करने की जिज्ञासा है कि ये भागी हुई मैदानों की तरफ चली जा रही हैं। इतना विराट प्रेम पाकर भी हिमालय का ये वहाँ नहीं रुक रही हैं, वहाँ से मैदानों की तरह भागी जा रही हैं। ऐसा कौन है जिसके लिए ये मैदानों की तरफ भागी जा रही हैं? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर अधिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। मतलब घाटियों के बीच में नदियाँ जब आती हैं तो वो क्या, बहुत सारी जगहों को पार करती हुई तब समतल जगहों पर पहुँचती हैं। जो हिमालय की घाटियाँ हैं उनके बीच में से निकलती हुई और बहुत सारी कलाएं करती हुई, बहुत सारी लीलाएं करती हुई, वो खेलते खेलते, ऐसे नहीं होता कि खेलते खेलते बच्चा धुन में आगे निकल जाता है, तो ऐसे ही लेखक ने इनके बारे में बताया कि वो ऐसी लीलाएं करते खेलते खेलते क्या मग्न हो गई हैं, अपनी धुन में ही वो दूर निकल जाती हैं। देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। ये सारे जो नाम पढ़े हैं बच्चों मैंने, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल, ये सारे पेड़ हैं। ये पेड़ों के नाम हैं जो कि हिमालय की घाटियों में पाए जाते हैं। वहाँ बहुत भारी भारी जंगल होते हैं, उन जंगलों में ये वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो वो लेखक कह रहा है कि शायद वहाँ जाकर जब ये थोड़ा सा सुस्ताती है, थोड़ी धीमी पड़ती हैं, तो उनको अपनी पीछे की बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी किसको पता है कि जब ये वहाँ से आ जाती होंगी तो जो पिता है पीछे से बूढ़ा हिमालय है, वो इनके लिए कितना परेशान होता होगा, अपना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। मतलब बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछो कि जब ये वहाँ से आ जाती हैं और जब वहाँ शांति हो जाती है तो उनके लिए इनके सिवा और कुछ है भी नहीं, बर्फ़ और उसके अलावा इनका ये बहता हुआ अटखेलिया करता हुआ रूप, यही उनके लिए है। बाकी तो आपको पता है हिमालय के ऊपर कुछ नहीं मिलता, बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं मिलता। उसकी चोटी पर जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा बर्फ़ के अलावा, ना कोई पेड़ ना कोई और चीज़, तो सिर्फ इन्हीं का तो रूप है उनको देखने के लिए, और इन्हीं को देख देख के वो खुश होते हैं। इसलिए हिमालय के दुख के बारे में यहाँ लेखक ने हमें बताया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, आप देखो ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। जो मेन नदी है ना हिमालय से निकलने वाली, वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र, फिर उसके बाद आपके गंगा है। ये सारी छोटी बड़ी जो नदियां हैं, अगर हम हिमालय का नाम लेंगे, आपको अगर जानकारी हो जाएगी ना तो आपको भी ये लगेगा कि हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये सबसे मेन नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली। अगर हम हिमालय को, आपको भी जानकारी नहीं है, जब पता चल जाएगा तो फटक से दिमाग में क्लिक करेंगी। जब हम हिमालय के बारे में सोचेंगे और दो नदियों के नाम आ जाएंगे तो आपको जब ये पता चल जाएंगी नदियों के नाम तो आपके सारे दिमाग में आ जाएंगे, रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि। हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर
इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रहती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। अगर हिमालय को आप निकाल दोगे तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का। क्योंकि बच्चों जब हिमालय की बर्फ पिघलती है ना, हिमालय के ऊपर जो एक एक बूंद बर्फ जमा है वो जब बूंद बूंद करके पिघलती है तो वही बर्फ किसका रूप लेती है, किसका निर्माण करती है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का। अगर वो हिमालय की बर्फ पिघले नहीं और हिमालय इनको जन्म ना दे उससे तो इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। इनका अस्तित्व किससे है, हिमालय से। लेखक यही बताना चाह रहा है कि जो इन नदियों को बनाने का श्रेय, इनको यहाँ लाने का श्रेय वो किसको दिया जाता है, हिमालय को। क्योंकि हिमालय की जो बर्फ़ है जो वहाँ जमा है, जब वो बूंद बूंद करके पिघलती है तभी इन नदियों का निर्माण होता है, वरना ये नदियाँ कैसे निर्मित होंगी, नहीं होंगी ना। तो ये जो दयालु, अब यहाँ हिमालय को क्या बताया है, दयालु बताया है। क्योंकि उसका दिल कितना बड़ा है, वो कितना दयालु है कि इन नदियों का निर्माण करता है। और आपको पता है इन नदियों से हमको क्या क्या मिलता है। जब ये नीचे आती हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया बच्चों, एक समतल बहुत बड़े मैदान का निर्माण करती हैं जिस पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, रहते हैं और इनका पानी पीते हैं। मतलब सब कितनी सारी हमारी ज़रूरतें ये पूरी करती हैं। तो इसका श्रेय किसको जाता है, हिमालय को जाता है। ऐसा लेखक हमको करना चाहता है, हमको समझाना चाहता है, बताना चाहता है। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। अगर आपको ये नहीं पता होता, आपको भी तो आज पता चला होगा कि अरे ऐसा भी होता है। क्योंकि आपने तो सिर्फ नीचे बहती हुई नदियाँ देखी है और देख के सिर्फ ये बोला होगा हाँ कितनी बड़ी नदी है, अरे ये तो बहुत उससे भी बड़ी है, यही बोला होगा। आपको आज पता चला होगा कि इनका किस तरीके से निर्माण होता है और किस तरह से इनके रूप बदलते हैं। जब ये निकलती हैं तो इनका रूप कुछ और होता है, जब घाटियों में आती हैं तो इनका रूप कुछ और होता है, और जब ये समतल जगहों पर आती हैं तो इनका रूप कुछ और होता है। माँ बाप की गोद में नंग धड़क होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। देखो बच्चों, ये एक पढ़ने में तो हमें एक ऐसे सेंटेंस, नॉर्मल सा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन जब इसको हम गहराई से समझेंगे इसका मीनिंग तो क्या होगा। जब आपने देखा होगा, आपकी बहन भी है, जब लड़कियां होती हैं, छोटी होती हैं, माँ बाप के घर रहती हैं, वहाँ बिल्कुल मस्ती खेलना, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, पढ़ना लिखना खाना मस्ती करना। लेकिन फिर उनकी शादी हो जाती है तो वो कहाँ जाती हैं, अपने ससुराल चली जाती हैं, यानी बड़ी हो गई, उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, फिर वो गंभीर हो जाती हैं, फिर वो जिम्मेदारियां समझने लगती हैं अपनी, उतनी ही वो शांत हो जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पर कहा है, देखो हिमालय मतलब उनके पिता का घर, वहाँ से उनकी शुरुआत हुई है ना, इसलिए हिमालय को क्या बताया यहाँ लेखक ने, उनका पिता का घर। लेकिन समुद्र को उनका दामाद क्यों बताया। लास्ट में नदियाँ कहाँ गिरती हैं जाके, सारी नदियाँ जितनी भी बहती हैं ना, लास्ट में जाके किस में गिरती हैं, समुद्र में जाके गिरती हैं। इसलिए समुद्र को क्या बताया है, दामाद बताया है। यानी शादी के बाद लड़की कहाँ जाती है, ससुराल जाती है। इसलिए इस लाइन का मीनिंग ये है। जब हम इसको गहराई से इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, तो इसका मतलब ये निकल कर आता है। और जो पहाड़ों पर रहते हैं उनके लिए तो ये नया नहीं होता, अनोखा नहीं है, उनको तो नॉर्मल सी बात है कि रोज़ का है, रोज़ देखते हैं वो निकलते बैठते। लेकिन जब हम लोग जाते हैं, कोई नया देखता है, तो उनके लिए ये दृश्य बड़ा ही मनोहारी होता है।
कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान करते जाना, तुम्हारी ये प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखता है, वह इसी नतीजे पर पहुंचता है। देखो कालिदास की ये पंक्तियाँ हैं, कालिदास की बुक है मेघदूत, उन्होंने लिखी है, जिसमें उन्होंने वेत्रवती एक नदी है, नदी का ही नाम है बच्चों ये, तो उस नदी को के बारे में बोला है कि अब ये क्या चीज़ है, मतलब समुद्र और हिमालय का वही एक वर्णन किया है कि यहाँ से वो निकल रही है, फिर जाके इनको कहाँ मिलना है, समुद्र में मिलना है। तो उन्होंने कहा है कि प्रति देते जाना, तुम्हारी ये प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यानी समुद्र में मिलकर ये नदी, उसको किससे बताया है, प्रेमिका का रूप दिया है यहाँ पर उन्होंने उसका, तो वो जाकर उसमें मिलकर क्या होगी, प्रसन्न ही होगी। ये उन्होंने उसमें वर्णन किया, क्योंकि कालिदास ने, अब लेखक कह रहा है कि कालिदास ने शायद दोनों रूप देखे हैं उसके, एक तो अटकेलियों वाले रूप, वहाँ से निकलने वाला रूप, दूसरा समुद्र में मिलने वाला रूप, इसलिए उन्होंने ये पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी है, क्योंकि उन्होंने उसके दोनों रूप का वर्णन उसमें किया है, इसलिए उन्होंने ये जरूर दोनों रूप उनके देखे होंगे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये वर्णन किया है। काका कालेल करने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, यानी अलग अलग कवियों ने इसको अलग अलग रूप में देखा है। किसी ने इसको माता के रूप में, यानी काका कालेलकर, इन्होंने माता के रूप में देखा। क्यों? अब देखो, इसको हमें ये जानना जरूरी है कि इन्होंने माता के रूप में क्यों वर्णन किया। माता क्या है? पालनहारी, हमको पाल पोस कर बड़ा करती है। नदियाँ क्या हैं? क्या मिलता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण करती हैं, जिसमें हम क्या उगाते हैं? अनाज उगाते हैं, और उसके पानी से उसको सींचते हैं, तो वो हम उससे क्या चलता है, हमारा जीवन यापन का साधन है वो। इसलिए नदी को उन्होंने क्या, किसका रूप दिया है? माता का रूप दिया है। ऐसे ही जिसने हिमालय में अटकेलियाँ करते का अच्छा लगा है, उसने उसको बच्चियों के रूप से व्याख्या की है। ऐसे ही जिसने मैदानी भाग में समतल शांत बहते हुए देखा है, उसमें बहनों के रूप में भी उनकी व्याख्या की है। और जिसने समुद्र में मिलते हुए रूप को दिखाया है हमें, तो उन्होंने उसकी प्रेयसी के रूप में, यानी प्रेमिका के रूप में उसकी व्याख्या की है। तो इस तरह से अलग अलग रूप में जिसने भी जो रूप इनको अच्छा लगा, जिसको भी इसका जो रूप अच्छा लगा, उसने इसकी उसी रूप में व्याख्या की है, वर्णन किया है। किसी ने कविता के रूप में, किसी ने इसका व्याख्या करके बताया, किसी ने पाठ के रूप में, मतलब अलग अलग रूपों में उन्होंने इसकी व्याख्या की है। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, तो लिंग की, यानी इसको दो नाम, तिब्बत, जो अब क्या बोला जाता है? तिब्बत बोला जाता है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। यानी ये तिब्बत का एक वासिंदा था जिसका मन क्या हो गया? उचट गया, घूमते घूमते, और तबीयत भी कुछ मतलब वैसी हो गई, तो वो सतलज के किनारे, ये नदी है, जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में प्रगतिशील जल ने असर, प्रगतिशील क्यों बोला इस जल को? क्योंकि ये आगे बढ़ता ही रहता है, कभी पीछे मुड़कर। कभी आपने देखा है कि नदियों का जल आगे से पीछे की तरफ आया हो? नहीं आता ना बच्चों,
एक बार अगर वो आगे निकल गया तो आगे ही जाता रहता है, इसीलिए इसको प्रगतिशील बोला गया है। यानी तरक्की, प्रगतिशील का मतलब है कि हम तरक्की कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। तो वही प्रगतिशील की तुलना यहाँ की है कि नदियों का पानी क्या है, प्रगतिशील है, वो कभी भी पीछे लौट के नहीं आता, हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ता रहता जाता। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। अब देखो लेखक क्या, मन और दोनों उसके अच्छे हो गए उसमें पार डाल के, तो उन्होंने ये पंक्तियाँ गुनगुनाई है। सतलज नजीक, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्तित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। और यहाँ लेखक ने नदी को क्या रूप दिया है, बहन का रूप दिया है, क्योंकि जो बहन होती है वो हमेशा ही अपने भाई से बहुत प्रेम करती है और उसके सारे दुख दर्द हार लेना चाहती है, यानी खुद ले लेना चाहती है अपने ऊपर। इसलिए लेखक ने जब थके हारे थे उसमें पैर डाले तो उनको क्या मिली, शांति मिली, उनका तन मन दोनों शीतल हो गए। इसलिए उन्होंने नदी को किसका वो दिया रूप, बहन का रूप माना, और उसी बहन के रूप में को उन्होंने ये पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया कि बहन तुम्हारी तो लीला ही बड़ी विचित्र है, अचरज है, जो मन में खुमार भर देती है और मन को मुदित यानी खुश कर देती है। मैं तुम पर बलिहारी यानी तुम पर अपने प्राण न्योछावर कर दूं ऐसा लगता है। तुम हिमालय की बेटी हो और चुपचाप बिना चुपचाप बहती रहती हो और एक प्रकृति का चित्रण करती हो, अनुपम चित्रण करती हो। तुम्हारी जय हो बहन। इस तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उनको बहन का दर्जा दिया है। बच्चों, ये आपका लेसन ख़त्म हो गया। आप इसको ध्यान से सुनेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज आप बुक में करेंगे, नोटबुक में। थैंक यू बच्चों।